नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा जो बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा होगा। तो ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का हमारा प्रैक्टिस सेट ये दूसरा होगा। पहली प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखेंगे तो अपलोड कर चुका हूं, उसकी प्लेलिस्ट लिस्ट भी बनी हुई, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मैं लेकर आता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूं कि इस पीडीएफ और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड फ्री नोट्स आपको सभी विषयों की चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स उपलब्ध हैं। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं अलग से एक नोट्स अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए दोस्त, आज चलते हैं सीधे और प्रश्न नंबर पहले की बात करते हैं, प्रैक्टिस सेट दूसरा का। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको अच्छा ज्ञान दिया जाए। तो यही हमारा प्रयास रहता है। वीडियो पसंद आए, टैली हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर हम पढ़ाने का तरीका आपके लिए चेंज करूँगा। फिर हम विस्तार से बातें करते हुए चलेंगे, हर प्रश्नों का खूब डिटेल में बात करेंगे। अगर वैसी विधि चाहिए तो उसकी भी बात करिएगा, नहीं तो आप अगर ये कहेंगे कि सिर्फ प्रश्न और उसका उत्तर बताते चलिए तो वो भी काम किया जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। प्रश्न नंबर पहला करा कि पुस्तक की मतलब कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी। ये पुस्तक है, किसने लिखी थी तो इंपोर्टेंट है, डार्विन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको लिखा था। तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब चलते हैं दूसरा, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। तो शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस जो होता है, ये मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ये शरीर को तापमान नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थैलेमस जो थैलेमस नहीं हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आगे चलते हैं और ये सभी जितने भी विकल्प दिए थे वो सभी मस्तिष्क में पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में यानी कि मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको मैं सीधी बातों में समझा देता हूँ। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तो 14 नवंबर को है डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। इसको मधुमेह रोग भी कहते हैं, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, कौन सा जीव है भैया जो स्वयं विकास और प्रजनन करता है। विकल्प आपके सामने है और सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्वयं प्रजनन और विकास करने की क्षमता रखता है। चौथा का सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 5वें पर, और निम्नलिखित में से किस की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है वो आपको बताना है। तो इसका जो विकल्प सही हो जाएगा बी वाला विकल्प, विषाणु या वायरस भी कह सकते हैं, खोज इम्यूनोवैक्सी ने इसकी किया था। इसमें जो है एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। 5वां का बी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपाचयन मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करता है। तो ये किसके उपाचयन या उपाचयन इसको कहते हैं, मेटाबॉलिज्म में नियंत्रित करने का कार्य करता है इंसुलिन हमारे शरीर में। तो आपको बताना है किसके, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में ये सहायक होता है इंसुलिन। बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। तुरंत ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है तो कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन भविष्य में मतलब शरीर में जब थकावट हो जाती है तो उस समय ऊर्जा देने का कार्य कौन करता है तो वसा करता है। और सबसे ज्यादा ऊर्जा वसा से मिलती है, लेकिन तुरंत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 का तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो पेनिसिलिन और सल्फाइडाइज ये भी विकल्प सही है, ये भी सही है, दोनों एंटीबायोटिक के रूप में जानी जाती है। तो 7वां का दोनों विकल्प सही हो जाएगा, बस ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को छोड़ भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, मतलब कि मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट किस में इसमें पाया जाता है। तो किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, तो चावल में जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। हालांकि पाया तो सब में जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है चावल में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है और वो भी तुरंत। प्रश्न नंबर 9, कीट संवर्धन क्या है। कीट संवर्धन क्या है इसमें से आपको बताना है। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान होता है, उसी को कीट
संवर्धन कहा जाता है। कीटों के संबंधी जो अध्ययन किए जाते हैं उसको कीट संवर्धन भी आप कह सकते हैं। ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा 9वां का। प्रश्न नंबर 10 है कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है। तो जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है वो आपको बताना है। तो किसका अध्ययन है, तो आनुवंशिकी और विचरण जो होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है जेनेटिक सिस्टम के द्वारा। आनुवंशिकी लक्षणों का जिसको कह सकते हैं आप अध्ययन करते हैं। तो डी वाला विकल्प जो है 10वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। लांग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त है, यानी कि क्या कह रहा है, प्राप्त होते हैं। लांग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं। लांग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं वो आपको बताना है। 11 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो शुष्क पुष्प कली जो है इसके प्राप्त होते हैं। हालांकि प्रश्न का तरीका पूछने का कुछ और ही है। डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 है कि पादप कली है। पादप कली इसमें से कौन सी है। पादप जो है पेड़ पौधे कहते हैं उसको पादप कली भी कहा जाता है। और कौन सा विकल्प सही होगा, तो वह होगा एक भ्रूणी टहलनी को पादप कली कहा जाता है। तो ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का है कि पौधे को नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं प्रश्न नंबर 13 का, तो वह हेलोफाइटा कहा जाता है। नमक युक्त जो मिट्टी में उगते हैं उसको हेलोफाइटा कहते हैं। और ये समुद्री किनारे वाले क्षेत्रों में ये ऐसे पौधे पाए जाते हैं। हालांकि नमक की मात्रा समुद्र में ही तो ज़्यादा है, तो वैसे क्षेत्रों में जहाँ पर हेलोफाइटा कहा जाते हैं उस क्षेत्र के पौधे को। प्रश्न नंबर 14 है कि इलेक्ट्रोन्सेफेलोग्राम यानी कि ई निम्नलिखित में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसकी निगरानी के लिए, तो यह विटामिन डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। विटामिन डी मस्तिष्क संबंधी जो भी जांच होता है उसी को ईईजी कहा जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ इसका फुल फॉर्म होता है। मस्तिष्क संबंधी जो भी बीमारियां होती है उसको इसी के माध्यम से जांच कर पता लगाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। तो जीवों में अधिक विविधता का कारण क्या है वो आपको बताना है। तो जो अधिक विविधता का कारण होता है वो उत्परिवर्तन होता है, जो वातावरणीय उसी को कहते हैं उत्परिवर्तन। तो सी वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है कि मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। मेंडल का जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है वो आपको बताना है। तो किस पर है, तो वो अलैंगिक जनन पर है। सी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 17। डीएनए की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। डीएनए की खोज किसने किया था, तो इसका सही जो विकल्प होगा वो ए वाला जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक भी कह सकते हैं। लेकिन आरएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन का भी नाम आता है और आर्थर अर्क का एक वैज्ञानिक हो जाते हैं उनका नाम आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और हरगोविंद खुराना जो है जेनेटिक सिस्टम की खोज की थी, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 जीव संरचनाओं में आनुवंशिकी लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। आनुवंशिकी लक्षण जो होते हैं वो मतलब कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं, किसके माध्यम से जाते हैं वो आपको बताना है। तो 18 का डी वाला विकल्प डीएनए के माध्यम से जो है आनुवंशिकी लक्षण जिसको जीन भी कह सकते हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। आगे चलते हैं और अगला हमारा प्रश्न है कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किसके माध्यम से जमा होती है, तो वह जमा होती है किसके माध्यम से, तो हमारा जो 19 का विकल्प सही हो जाएगा वो हो जाए वसा के रूप में जमा होती है। तो बी वाला विकल्प जो है 19 का सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, ये काफ़ी समय तक ये ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे व्यक्ति भूखा रहता है ना, तो उस समय तो वो भोजन करता नहीं, तो उसको ऊर्जा देने का कार्य वसा ही करती है। प्रश्न नंबर 20 है कि मानव शरीर में होता है। मानव शरीर में क्या होता है, वही विकल्प के अकॉर्डिंग आपको बताना है। प्रश्न नंबर 20 का तो लगभग 70% तो मानव शरीर में पानी होता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदन विष के
प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन प्रतिस्पंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा विटामिन वो होता है? तो वह होता है विटामिन के। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब कि प्रतिस्पंदन जो आपका ब्लड होता है उसको, जो बहाव की प्रक्रिया होती है उसको रोकने के लिए विटामिन के की जरूरत पड़ती है। और शरीर में हेपेरिन की नामक एंजाइम की उपस्थिति के कारण जो है ब्लड कट लग जाता है तो वो रुकता नहीं है। और हीमोफीलिया का नाम जानते ही हैं कि एक आनुवंशिकी रोग है, जो राजशाही रोग भी इसको कहते हैं। इसमें ब्लड जो है रुकता नहीं है कट लग जाने पर। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस विटामिन को क्या कहते हैं इसको भाई, और क्या लिखा है, अर्गोकैल्सिफेरल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरम कहते हैं? तो किस विटामिन को कहते हैं? तो विटामिन D2 को कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, काफी अंदरीय प्रश्न था। प्रश्न नंबर 23, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो मानव शरीर में ए विटामिन कहाँ भंडारित होता है? तो वह 23 का ए वाला विकल्प, और वह यकृत में भंडारित होता है। पित्तरस भी पित्ताशय भी यकृत में होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो 24 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो वो हमारा देखिए टोकोफेराल, ई को कहते हैं ना, टोकोफेराल विटामिन ई को जनन क्षमता में कमी, टोकोफेराल। तो बेरी बेरी कैसे हो जाएगा? बी वाला विकल्प जो है 24 का सही हो जाएगा, बाकी और सब सही है। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, और प्रश्न नंबर आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 25 का। तो सही सुमेलित नहीं है तो विटामिन ए B1 जो है संतरा से सुमेलित नहीं है। 25 का ये वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। यकृत के तेल में, गेहूं में, ही अंकुर तेल में, ये सब अल्फा ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा 25 का। प्रश्न नंबर, जिस विटामिन कोबाल्ट होता है वो किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है वो आपको बताना है। तो किस विटामिन में? तो B12 नामक विटामिन में, और डी वाला विकल्प जो है 26 का सही हो जाएगा। और जो है अगर धातु पूछेगा कि किस विटामिन में धातु की गुण पाया जाता है तो इसी विटामिन में जाइएगा, डी वाले ही विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है, उसको हम धातु भी कहते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 27, एक स्वच्छ वयस्क मनुष्य में रक्त का परिमाप होता है। मतलब रक्त कितना होता है, कितने लीटर तक एक स्वस्थ मनुष्य में, वो आपको बताना है। तो 27 का ए वाला विकल्प 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 28, इनमें से रक्तदाब का मापन यंत्र कौन सा है? तो स्फेगोमैग्नेटोमीटर जिसको हम कहते हैं, ये रक्तदाब का मापने का कार्य करता है। ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं उसको मापने का कार्य 28 का सी वाला विकल्प करता है, स्फेगोमैग्नेटोमीटर। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 29, वृक्क में प्रति मिनट औसतः प्रवाह होता है। वृक्क हम किसको कहते हैं? किडनी को कहते हैं। इसमें प्रति मिनट औसतः रक्त प्रवाह होता है। कितने रक्त का प्रवाह होता है प्रति मिनट की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 29। और हमारा 1200 सीसी का रक्त जो है प्रवाह होता है किडनी के माध्यम से। फिल्टर करने का कार्य किडनी ही करता है ब्लड को। और जो हमारे शरीर में विषाक्त वाले जो उथु होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य किडनी ही करता है मूत्र के माध्यम से। जैसे यूरिया, अमोनिया जैसे हो गए, उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 30 है, इंसुलिन है। इंसुलिन भैया क्या है? तो इंसुलिन एक क्या होता है? प्रोटीन होता है। डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 14 नवंबर को मधुमेह दिवस या इंसुलिन कह सकते हैं दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 31 है कि इनमें से कौन सा हार्मोन है? हार्मोन इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 31 का। तो हम किसको कह सकते हैं? इंसुलिन को। सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 32, और यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध स्रावण होने की भूमिका निभाता है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो महिलाओं में दुग्ध उत्पादन करने का कार्य करता है स्तन ग्रंथियों में, वह कौन सा हार्मोन्स होता है? तो वह कौन सा हार्मोन्स होता है? 32 का हमारा जो है ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है वो विकल्प हमारा 32 का डी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है दूध का स्रावण करने का कार्य करता है, 32 का डी वाला विकल्प। प्रश्न नंबर
33 है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है, किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है वो आपको बताना है। तो थायरोक्सिन में आयोडीन की मात्रा मिलती है, तो डी वाला विकल्प, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा 33 का। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 34 प्रकाश संश्लेषण होता है तो किस में होता है, तो वह होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। सी वाला विकल्प जो है 34 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 35 और प्रकाश संश्लेषण उत्पोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण उत्पोत्पाद है तो वो क्या करता है प्रकाश संश्लेषण, तो वह ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और नीचे से खनिज लवण लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर वायुमंडल से और वो ऑक्सीजन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो इसको उपोत्पाद कह रहा है, तो ऑक्सीजन वाला विकल्प सही हो जाएगा, मतलब जो बाहर निकालता है, उत्पादित करता है। प्रश्न नंबर 36 सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है किसके माध्यम से, तो 36 का विकल्प हमारा सही हो जाएगा कौन सा, तो क्लोरोप्लास्ट। सौर ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो एटीपी यानी कि ऊर्जा निर्माण करने का कार्य जो है क्लोरोप्लास्ट जो है करता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसके कारण पेड़ पौधे हरे होते हैं तो उसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, सौर ऊर्जा को एटीपी में कन्वर्ट कर। और मनुष्य में पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ऊर्जा का पावर हाउस उसको कहते हैं। और 36 एटीपी का ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया उत्पादन करता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट उसका फुल फॉर्म होता है एटीपी का, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 37 है कि कोशिका भित्ति कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका का शक्ति स्रोत हम माइटोकॉन्ड्रिया का कहते हैं। 37 का बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पावर हाउस इसको कहा जाता है कोशिका का। प्रश्न नंबर 38 भ्रूण किस में होता है, तो भ्रूण किस में होता है वो आपको बताना है, तो बीज में होता है भैया। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 38 का प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, प्रतिजैविक औषधि इसमें से कौन सी है, 39 का आपको बताना है। तो प्रतिजैविक औषधि की अगर हम बात करें तो इसमें जो सही हो जाएगा ये दोनों सही हो जाएगा, इसीलिए छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। विकल्प हमारा जो सही होगा ये दोनों सही हो जाएगा। सल्फागुन आयोडीन और क्लोराइमोफ्लोनिका प्रतिजैविक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 40 टाइफाइड या कलरा विशिष्ट उदाहरण है, किसके उदाहरण है भैया, कलरा और टाइफाइड, तो वह एक किसके उदाहरण है 40 का, तो यह एक जल जनित रोग है। तो ध्यान रखिएगा सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा, जल जनित रोग है टाइफाइड और कलरा। प्रश्न नंबर 41 मनुष्य में अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो अफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त होता है जो हमारे शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है वो आपको बताना है। तो किसको प्रभावित करता है, तो यह जो हमारे यकृत को प्रभावित करने का कार्य करता है, इनको बाहर निकालने का कार्य किडनी करता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 42 मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो किस अंग में लिम्फोसाइट नामक जो है लिम्फोसाइट नामक जो एक कणिका होती है उसका निर्माण किस अंग में होता है वो आपको बताना है। तो 42 का हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वह अस्थि मज्जा, बी वाला विकल्प जो है 42 का सही हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब आ जाते हैं 43 ओकोजीन संबंधित है, ओकोजीन किससे संबंधित है, तो यह कर्क रोग से संबंधित है, कर्क रोग से ओकोजीन। प्रश्न नंबर 44 रक्त कैंसर ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया का मतलब क्या होता है, रक्त कैंसर की बात कर रहा है। ल्यूकेमिया का मतलब होता है कि WBC की जो मात्रा होती है वह बढ़ गई होती है, तो उसको ल्यूकेमिया कहते हैं। रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो कौन सा है, तो देखिए इसमें जो है 44 का जो विकल्प सही होगा वह फास्फोरस और कोबाल्ट, इससे तो मुझे ये लग रहा है लेकिन ये भी हो सकता है सी वाला, डी वाला विकल्प हमारा कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है रक्त कैंसर का पता लगाने के लिए, मैंने इसे पढ़ा हूँ, लेकिन फास्फोरस 32 का प्रयोग मैंने नहीं पढ़ा हूँ, हो सकता है ये भी हो सकता है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 45 तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा इसका उपचार भी कर सकता है,
तो तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न भी कर सकता है और उसका उपचार भी कर सकता है। तो कौन सा रोग जो है तो आयनिक विकिरण हो जाए ये हो सकता है। तो सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 सहज प्रणाली का प्रतिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 46 का। तो वो सही हो जाएगा सी, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया जो होती है वो वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 लैंगिक जनन में अनुवांशिकी विचरण कैसे होते हैं। लैंगिक जनन में अनुवांशिकी विचरण कैसे होते हैं वो आपको बताना है। तो यह क्रोमोसोम में बदलाव के कारण होते हैं। हमारा बी वाला विकल्प जो है 47 का। लैंगिक जनन में अनुवांशिकी चरण जीन के बदलेडिंग में चीन में मिश्रण में। इस प्रश्न को गलत कर दीजिए, बहुत मतलब कि एकदम गड़बड़ाई दिया है प्रश्न। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 48 डीएनए को निम्न किसके अंतर्गत पात्र में बनाया गया है। डीएनए को तो देखिए डीएनए को किसके अंतः पात्र में बनाया गया है। तो किसके अंतर्गत आर्थर कोर्नबर्ग ने, मतलब डीएनए को देखने का कार्य जो है इन्होंने किया था। आर्थर कोर्नबर्ग आप कह सकते हैं, मैंने पढ़ा हूँ डीएनए का देखने का कार्य आर्थर कोर्नबर्ग ने किया था। लेकिन खोज की बात जो है क्रिक और एक और वैज्ञानिक उनके साथ थे, उनका नाम आता है, याद नहीं आ रहा है कौन से वैज्ञानिक थे। जेम्स वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक जो इसको खोजने के कार्य किए थे, मतलब मॉडल तैयार करने का कार्य किए थे। देखने का कार्य कोर्नबर्ग ने किया था। तो विकल्प के अकॉर्डिंग ये वाला विकल्प सही हो जाएगा, कुछ और ही बात कर रहा है प्रश्न। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 49 बिल तथा मोडिला गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम नवाहान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। तो ये नवाहान जो है भारत में एक कार्यरत है फाउंडेशन के द्वारा, मेडिला गेट्स फाउंडेशन के द्वारा कार्यरत है। किसके लिए, रोकथाम के लिए कार्यरत है। 49 का आपको ये इसको बताना है और वो है HIV एड्स के रोकथाम के लिए। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। HIV का फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है कि क्या होता है। तो HIV का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 49 का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 50 सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था। तो सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था। तो वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। सी वाला विकल्प जो इसका सही हो जाएगा 50 का। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट दूसरे के 50 प्रश्न। अगर मेरे से कुछ भी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा करिएगा, हो सकता है मैं आगे वाली प्रैक्टिस में अपने सुधार करूँगा। तो चलिए दोस्त वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।